हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज करेंगे। एक यात्रा यह भी और न्यू चैप्टर रानी भी हम स्टार्ट करेंगे। 12 चैप्टर जो हमारा है ना, वो भी हम इनके साथ साथ करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। उनके बाद दूसरा है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करेगा। लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा। उनके बाद है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया। उनके बाद है, थानेदार की क्या विशेषता थी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया। तो इन सब का आंसर यहाँ पे है। पहला आंसर है एक यात्रा यह भी, जिनके लेखक है राम दशरथ मिश्र। पहला आंसर है, लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। फिर दूसरा आंसर है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीसरा आंसर है, लड़की ने धिधियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथा आंसर है, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने को तैयार हो गया। उनके बाद है आंसर नंबर 5, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। और आंसर है 6, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिनके क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी। उनके बाद है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। तीसरा, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों। और चौथा है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं। तो इनके आंसर यहाँ है। एक क्वेश्चन नंबर 2, उनके 2-3 बार में उत्तर लिखने का है। तो आंसर नंबर पहला, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। आगे दूसरा आंसर है, मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। आंसर नंबर 3, लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। आंसर नंबर 4, बड़े बड़े लोग नारी हित बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे
दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। दूसरा है, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। और तीसरा है, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। तो उनके आंसर है यहाँ। 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। उनमें पहले क्वेश्चन का उत्तर है, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। दूसरा आंसर है, मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उनका आंसर 3। मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उससे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा। पहला विधान है, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। दूसरा, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तीसरा विधान है, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। ये मोहन बोलता है ना बाबूजी को, ये उस समय की बात है। एक क्वेश्चन नंबर 4, उनका पहला आंसर है, यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। दूसरा आंसर है, यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। आंसर नंबर 3, यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5। सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। तो उनका सही आंसर ही मैं आपको बता रही हूँ। सही आंसर जो अंडरलाइन किया हुआ है क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। और दूसरा क्वेश्चन है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि। तो उनका सही आंसर है अ, कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा क्वेश्चन है,
लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि उनका आंसर है अ। लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। उनके मन में एक प्रश्न था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका आंसर है मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और उनके 4 विकल्प और उनके आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाला पड़ना, असमंजस में पड़ना और दामन थाम लेना। इनके आंसर है यहाँ। पहला मुहावरा है पाला पड़ना, तो उनका आंसर है संबंध जुड़ना। उनका वाक्य है मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा है असमंजस में पड़ना। उनका आंसर है उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। 2 आंसर है उनके अर्थ। उनका वाक्य है आप कहाँ इलाज कराएंगे, ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा है दामन थाम लेना, तो आश्रय लेना। बड़े भाई का दामन थामकर वह शहर में रहने लगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। उनके अंदर है विरोधार्थी शब्द लिखे। तो पहला शब्द है वांछित, तो उनका विरोधी है अवांछित। परिचित तो अपरिचित। उनके बाद है समस्या तो समाधान, मसीहा तो शैतान, प्रीति तो नफरत, संतोष तो असंतोष, शोषण तो पोषण। ये थे हमारी एक्सरसाइज का 7 नंबर का आंसर। यहाँ हमारे 11 चैप्टर की सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। आगे हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रानी और उनके लेखक है महादेवी वर्मा। ये उनकी लेखिका है। तो पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भाव का अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपाव से करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। उनमें से एक है ये महादेवी। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। यह हमारी महादेवी वर्मा का परिचय था। वो किन के लिए जानी जाती थी, तो कि उनकी जो कहानियाँ थी, उनकी जो कविताएं थी, वो एकदम धीर गंभीर और दर्द की दास्तान सुनाने वाली थी। ऐसी हमारी कवयित्री थी। तो 4 स्तंभ गिने जाने थे हमारे युग के। रचनाकार का जो छायावादी था ना, उसको 4 स्तंभ में गिने जाते हैं इन रचनाकारों में। उनमें से एक स्तंभ था महादेवी का। प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला, ये 4 एक स्तंभ के समान थे। उनमें से एक स्तंभ था हमारी कवयित्री महादेवी। प्रस्तुत जो हमारा गद्य है उनके बारे में वो हमें बताते हैं। फिर उनकी अभी थोड़ी और जानकारी है। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी
सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव योगदान दिए हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निकी और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। उनको प्राणियों से बेहद प्यार था। महादेवी वर्मा जो है, उनको जब वो छोटे थे तो उनके घर एक घोड़ी लाई जाती है जिनका नाम रानी है। तो उनके साथ एक नेवला और कुत्ता भी था उनके साथी। तो उनका यहाँ उनके वर्णन हमें बताया गया है कि कैसे वो थे और उनके साथ वो कैसे रहते थे। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण जो यहाँ हमें दिया गया है, एक गद्य जिनका नाम है रानी, उनमें एक घोड़ी की बात कही है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निकी, नेवला और रोजी कुतिया को भी नहीं भूली है। महादेवी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। वो हमें अच्छी तरह से यहाँ उनका वर्णन बताती है। तो पहले है अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गद्धों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते हैं। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गद्धों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। क्या कहते हैं कि लेखिका जो महादेवी है ना, वो बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज़ बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत ही अचरज होता था। उन्होंने सुना था कि गधे पर तो अपराधियों जो गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, उन लोगों को बिठाया जाता है। तब उनके नौकर रामा जो था ना, वो उनको बताता था कि उनकी शंका का समाधान वही करता था। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेज दिया गया है। यही उनको बता दिया रामा ने। आगे एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अंगूठा होकर
सॉरी अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। उसने क्या कहा कि हम सफ़ेद गधे पर नहीं बैठेंगे। और महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार तो हम सबका होता है, हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। दूसरे बच्चे जब बैठते हैं तो हम क्यों ना बैठे, हमें भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, नहीं नहीं, सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है, उस पर तो दंड देने वाले लोग ही बैठते हैं। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। उसकी देखभाल करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो उनके लिए भी एक ऐसा नौकर रखा गया था, साइस रखा गया। क्या कहते हैं कि बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई, इसके लिए छुट्टन नामक साइस रखा गया। वो उनकी देखभाल करता था, उनको खाने पीने की, उनको बाहर घूमने फिरने ले जाने के लिए, सबके लिए वो रखा गया था। अब तो हम उससे छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निकी के साथ कूदने के कष्ट में मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का पवित्र हमने देखा है, ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। उन सबको इनकी ईर्ष्या होती थी, ऐसा होता था कि वो हमारे लिए इतने आकर्षक होने के बावजूद भी वो लोग उनको अपना नहीं सके थे। क्या हुआ, रसखान का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताज रानी था। पहले तो ताज रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती उनके साथ होने लगी। जैसे धीरे धीरे सबकी दोस्ती हो जाती है ना, वैसा उनकी भी उनके साथ दोस्ती हो जाती है। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी, उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता आईना, पारदर्शी जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरछल्ली सी पूंछ और गठा हुआ शरीर, सब कुछ आकर्षक था। रानी बच्चों से हिल मिल गए और सब उनके साथ मिलने जुलने लगे और रानी भी सबको बुलाने लगी थी। फिर तो वहाँ वह रानी इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बस वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग,
जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक से सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पटन पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगती है। महादेवी को ये सारी कहानी जो थी बचपन की वो याद आती है। रानी जब आती है तो वो कैसी दिखती थी, तो वो इतनी सुंदर थी। उनके कान, उनकी आँख, उनकी जीभ, उनके नाक, उनकी पूँछ, वो सब का वर्णन यहाँ करती है और कहती है तब हम छोटे थे, तब हमें इतना उनके बारे में पता नहीं था, पर अब हम उसे याद करते हैं तो उसको ये समझ में आता है। और फिर वो कहती है कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल लंबे समय के बाद उनको ये पता चलता है, उनके स्मृति पट में उनका दृश्य इस तरह से आ जाता है कि जैसे वो खुद उनके सामने खड़ी हो, ऐसा उसको महसूस होता है और रानी के बारे में सोचती है। और रानी भी सभी बच्चों के साथ हिल मिल जाती है और उन सबको तरह तरह से बुलाकर अपने पास बुला लेती है। आगे है, हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोज़ी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते थे। उसको यही ख्याल आता था कि ये थोड़ी और छोटी होती तो हम जो नेवला और कुतिया थी उनको जैसे कमरे में रखते, वैसे रानी को भी अपने साथ रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और की गई थी। अलमारी और कई आते ताक, उन्हीं में हमारा स्वच्छ या विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। क्या हुआ, सारे बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर वहीं उनका डेरा जमा कर बैठ जाते थे, उन्हीं के सामने खेलते कूदते रहते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसने कान और अयान में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। क्या होता, रानी को भी ये सारे बच्चे तीनों बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब वो उनको नहीं देखती तो वो भी परेशान हो जाती थी और अपने पैर पटक पटक कर और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर उनको याद करती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े की घेर वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। ऊपर बैठने के लिए जो होता है ना गद्दी, उनको जीन कहते, वो ऐसी बनाई गई, ऐसा वो कह रहे हैं। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता।
सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। क्या कहती है कि इस तरह से वो हर रोज़ घुमाने ले आए ऐसे, पर उससे हमें संतोष नहीं होता था। हर रोज़ भाई बहन भी घूमते और वो भी शाम से छुट्टी होकर स्कूल से जब आती तब वो भी उनके साथ घूमने जाती थी। अतः मैं एक छुट्टी के दिन दोपहर सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले जाए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था। ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। वो बच्चे हैं बड़े हैं, कुछ भी उनके लिए नया नहीं था। वो भी उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाती थी जैसे वो सब एक जैसे हो। निकी रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निकी यानी जो नेवला था ना, वो उनकी बात है। रोज इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे रोज़ी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। वो इतना एंजॉय करते थे जैसे उसकी पीठ पर बैठते और उनको लगता है जैसे हम मयूर सिंहासन, जो मयूर पंखों से बना होता है ना, ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा उसको भास होता था। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। एक दिन क्या हुआ, उसके भाई ने उसके पैर पर एक छोटी सी, उसके पास जो डंडी थी ना लकड़ी, वो सोटी उसको इस तरह से मारी जैसे उनके स्वाभिमान को चोट लगी और वो इस तरह से भागी कि सब उनको रोकने का संकल्प करते थे पर वो कहीं रुक नहीं रही थी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चय था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। क्या हुआ, रानी के पीठ से जब महादेवी गिरती है तो रानी भी स्तब्ध हो जाती है, एकदम होश में आ जाती है। उनको पता चलता है कि मैंने बच्ची को गिरा दिया और वो पश्चाताप करने लगती है और ऐसे ही सहसा खड़ी वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ कर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। जब वो रानी के पास अच्छी होकर जाती है तो रानी पश्चाताप के उनके सामने इस तरह से हिनहिनाती या बोलती है तो रानी को देखकर महादेवी वर्मा की आँख में भी आंसू आ जाते। वो एक प्राणी है, फिर भी उनको उनके दोस्त के साथ इतना लगाव था, इसलिए उनको भी पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी वजह से ही चारपाई पे अब तक लेटी थी। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा
या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। क्या हुआ कि रानी को अपने सोने के कड़े जो उनकी नानी ने उनको भेजे थे वो उनको उसने पहना दिए। फिर हम सब खेलने में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछा ताज की तज खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश किया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई, क्योंकि रानी ने उसका पता बता दिया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसके निरुपाय घोषणा की। वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बिठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में ही रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुझा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। क्या हुआ? उनको पता नहीं था कि ये रानी का बछड़ा है। वो तो आ गया, पर उन सबको ऐसा लगा कि उनके पेट से और दूसरा निकाल लेते हैं, ताकि हम सब उनके साथ खेल पाएंगे। उनके साथ खेल के हम उनके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। अब आगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, जिनका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनके आंसर यहाँ नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन था, रानी रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं। रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो रानी रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। दूसरा आंसर है, महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोजी कुत्ती और निकी नेवला के चरित्र लिए हैं। तीसरा आंसर है, लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा अपने पास नहीं होना, वह अन्याय की बात है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? दूसरा है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना हुई? तो उनका आंसर है, पहला आंसर, धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी पूर्ण होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उनके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। दूसरा आंसर है, एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी
बैठी उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैर पर मार दी। सूटी जो होती है ना वो, इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। तीसरा क्वेश्चन है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो उनको कहते हैं कि ज्ञानवर्धक। फिर दूसरा है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो उन्हें कहते हैं बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। और उनके बाद है तीसरा घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, तो उनको कहते हैं घुड़सवारी। और उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उनका आंसर है विरोधी शब्द। अपराधी तो निरपराधी, दंड तो पुरस्कार, प्रसन्नता तो अप्रसन्नता। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। उनके साथ साथ उनकी एक्सरसाइज भी अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं